ओके, गुड मॉर्निंग। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं इसका लेक्चर नंबर 3। तो सबसे पहले इसमें हेडिंग लिख लेते हैं। हेडिंग है अलजेब्रिक मेथड फॉर सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन। ठीक है, सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन, पेयर पेयर लिख लो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, ये कैसे सॉल्व करते हैं इसके बारे में हम लोग यहाँ पे सीखते हैं। ठीक है, देखिए अब इसके लिए बेसिकली क्या होता है, अलजेब्रिक मेथड आते हैं। ठीक है, क्या आता है हम लोगों का, अलजेब्रिक मेथड आता है। तो दो तीन मेथड है हमारे पास जो हम लोग सॉल्व करेंगे। पहला मेथड है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकंड है एलिमिनेशन मेथड एंड थर्ड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, तो ये तीन मेथड हम लोग सीखेंगे, कैसे सॉल्व करते हैं ये वगैरह पूरी चीजें सीखेंगे। तो सबसे पहला जो मेथड है, मेथड नंबर ए इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा मेथड सीखते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखते हैं। तो डायरेक्टली एग्जांपल से करना चालू करते हैं। तो यहां पे हम लोगों का एग्जांपल नंबर 7 है। कौन सा, एग्जांपल नंबर 7, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर। तो क्या लिखा है, क्वेश्चन लिख लेते हैं, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, क्या, तो ये हम लोगों का क्वेश्चन है कि हम लोगों को सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन तो मैंने लिखा ही नहीं, क्वेश्चन लिख लेते हैं। 7x माइनस 5 15 है तो 15 लिख लेते हैं। 15y बराबर 2 और दूसरा है x प्लस 2y बराबर 3। ये हम लोगों का मेथड दे रखा है। तो देखो कैसे हम लोगों को इसको सॉल्व करेंगे, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है ना। तो मैं सबसे पहले क्या करते हैं इस मेथड में, ध्यान देखिएगा। ये मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 मैंने मान लिया। क्या करते हैं, इसमें एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं दूसरे वेरिएबल के टर्म पे। ठीक है, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले देखिए फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है, अब देखिए कभी भी आप करने जाए ना तो सिंपल सा ये करिए कि सिंपल वाले टर्म को आप पहले लीजिए। तो मुझे दिख रहा है कि ये वाला टर्म क्या आपका सिंपल है, सिंपल, क्योंकि उसमें देखो ना 7x माइनस 15 इसमें सिंपल सा दिख रहा है। तो मैंने यहां x की वैल्यू निकाली, तो 3 माइनस 2y आएगा। 2y को लेफ्ट राइट साइड ले जाइए, तो x बराबर क्या आएगा, 3 माइनस 2y आएगा, आ जाएगा। अब ये मुझे मिल गई x की वैल्यू, किसके टर्म पे, स्टेप नंबर 1 होता है ये। स्टेप नंबर 1 क्या है, x की वैल्यू फाइंड कीजिए या y की वैल्यू, आप जो चाहें वो फाइंड कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। मुझे तो x की फाइंड कर, मैंने तो x के टर्म पे निकाल लिया। तो x बराबर क्या आएगा, 3 माइनस 2y आ गया y के टर्म पे। अब क्या करेगा, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 से निकाला है तो कहां पुट कर देंगे, इक्वेशन 1 में डाल देंगे। तो डाल दीजिए x की वैल्यू 7। x की वैल्यू क्या है बताइए, यहां से 3 माइनस 2y, यहां से क्या आ जाएगा माइनस 15y। तो एक काम करिए, इसको प्लस कर दीजिए, 7x प्लस 15y कर दीजिए। ठीक है, तो यहां पे भी क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा इज इक्वल टू 2। यही है 7x माइनस 2y। अब क्योंकि x की वैल्यू क्या है, 3 माइनस 2y, तो वो रख दिया, प्लस 15y इज इक्वल टू 0। इसको ओपन कर लीजिए, 7 इंटू 3 21, 7 इंटू 2 14y प्लस 15y बराबर 2। तो ये और ये करके कितना y, ये उधर चला जाएगा, 2 माइनस 21 माइनस 19। तो y की वैल्यू कितनी आ गई हम लोगों की, माइनस 19 आ जाएगी। आ गई y की वैल्यू माइनस 19, तो कर दीजिए। अब इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करिए, किसी भी 1 2 3 किसी भी एक इक्वेशन में y की वैल्यू रख दीजिए, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो मैं थर्ड पे रखता हूं, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, रख दो थर्ड पे वैल्यू। तो x बराबर 3 माइनस 2 टाइम y की वैल्यू कितनी है, माइनस 19। तो माइनस माइनस प्लस, तो कितना आ जाएगा 2 3 प्लस 38। तो x बराबर कितना आ गया हमारे पास,
41। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, दोनों को सॉल्व किया तो 41 कॉमा -19, ये हो गया हम लोगों का आंसर। तो आंसर क्या आया हम लोगों का, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड यही है कि क्या करना है हम लोगों को, बेसिकली एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म पे निकालिए, निकालने के बाद क्या करना है, दूसरे वाले इक्वेशन में रख दीजिए, वहां से आपको एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकालने के लिए, दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकालने के लिए फिर किसी भी एक इक्वेशन में रख दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का एग्जांपल नंबर 7। अब बात करते हैं आगे। ठीक है, अभी सब्स्टिट्यूशन मेथड ही पढ़ेंगे, इसमें और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देन आगे बढ़ेंगे। आइए तो आगे बढ़ते हैं, कौन सा है हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब इसका, है ना। तो नेक्स्ट है, हम लोगों ने एग्जांपल नंबर 7 सॉल्व किया है, एग्जांपल नंबर 8 देखते हैं। तो एग्जांपल नंबर 8 बोल रहा है सॉल्व क्वेश्चन 1 ऑफ एक्सरसाइज 3.1। ठीक है, तो एग्जांपल नंबर 8 कहां गए हम लोग, यहां पे बोल रहा है सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 3.1 बाय एसएम। एसएम क्या, सब्स्टिट्यूशन मेथड, में शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूं, तो मैं 3.1 जाता हूं पहले। ओके, चलो अब ये वर्ड वाला क्वेश्चन है, मैं तो वर्ड वाले क्वेश्चन को डायरेक्टली मैं यहां से रीड करता हूं, आप लोग देख लीजिएगा। आफ्ताब टेल हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old you will be. Isn't this interesting? Represent the situation this, हाँ इसको सॉल्व करना। आफ्ताब टेल हिज डॉटर, तो लेट assume current age of Aftab is X, current age of daughter is Y। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं, 7 year ago, तो 7 year ago दोनों का एज क्या होगा, X -7 Y -7, ये आ जाएगा। I was 7 times as old as you, तो x -1, तो ये क्या हो जाएगा 7 टाइम, ये आ गया अकॉर्डिंग टू पहला कंडीशन। अकॉर्डिंग टू कंडीशन, क्या कंडीशन थी कि 7 साल पहले, जो 7 साल पहले दोनों के जो एज में, दोनों के जो एज का ऐसा था, बेसिकली 7 साल पहले x -7 होगा आफ्ताब का एज, इसका y -7 होगा। आफ्ताब था 7 साल पहले, इसके कितने 7 टाइम था, कितने टाइम था 7 टाइम था। अब दूसरा केस क्या है, ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, 3 years फ्रॉम नाउ मतलब क्या, x +3 इज इक्वल टू y +3। अब देखते हैं क्या बोल रहा है, I shall be 3 टाइम, मतलब 3 साल के बाद 3 टाइम हो गया, तो ये हो गया हम लोगों का दूसरा इक्वेशन। तो यहां से कर लो, तो क्या आएगा x -7 बराबर 7y -49, तो यहां से क्या आया x -7y, 7y को इधर ले आया और 7 को उधर लेके जाओगे, -7 को तो +7 जाएगा, -49 +7 विल बी -42, ये आ गया इक्वेशन नंबर 1। यहां से सॉल्व कर लेते हैं, तो सॉल्व करिए, तो क्या आएगा x +3y, 3y +9, तो x -3y बराबर 6, ये आ गया सेकेंड इक्वेशन। तो हमारे पास दो इक्वेशन क्या मिले, x -7y -42, x -3y इज इक्वल टू 6। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन से, प्रेजेंट एज निकालनी है। तो क्वेश्चन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, तो क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2 x बराबर 6 + 3y, यही आएगा। पुट इन इक्वेशन 1, तो x के लिए रख दो 6 + 3y -7y -42, तो 3y -7y -4y, वो उधर जल जाएगा, तो -48, तो y बराबर 12, तो 12 आ गया। इस 12 को रख दो वहां पे, इसको मान लेते हैं थर्ड में रख दो, तो क्या करेंगे, पुट
वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। रख दो इक्वेशन थर्ड पे, तो x बराबर क्या आएगा 6 प्लस 3 इंटू 12, तो x बराबर 3 इंटू 12 36 प्लस 6 42। तो क्या आया हमारे पास वैल्यू क्या आई 46 एंड 12, तो क्या आंसर आएगा आफ्ताब एज इज 42 years and daughter age is 12 years। अब ये कौन से ईयर की बात, ये कौन से एज की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट एज की। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ये वाला क्वेश्चन भी वर्ड वाला क्वेश्चन था। वर्ड वाले क्वेश्चन को हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन मेथड में बेसिकली पहले मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट किया, मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करके देन इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व किया। ठीक है, इसको रफ करते हैं एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। तो क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। फिर अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था 8 था, एग्जाम्पल नंबर 8। अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 9। तो 9 अगेन ठीक है, चलो इसको 9 देखते हैं। ओके, तो दो एग्जाम्पल लिखे हैं, जो एग्जाम्पल नंबर 9 और 10 है आपका, तो उसको आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर क्या बोल रहा है 9 की, कंसीडर एग्जाम्पल नंबर 2, मतलब एग्जाम्पल नंबर 2 को ही सॉल्व करा रहा है। ठीक है, तो बनाते हैं, तो लिख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 9 में बात करें तो 9 लिख लेते हैं। क्या है, लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज x रुपीज, कॉस्ट ऑफ 1 इरेजर इज y रुपीज। ठीक है, तो इसके हिसाब से हमारे पास क्या आएगा, क्या आएगा हमारे पास इसके हिसाब से 2x प्लस 3y बराबर 9, और यहां से क्या आ जाएगा 4x प्लस 6y बराबर 18। यही आएगा इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, यही मान लें। तो चलो फ्रॉम इक्वेशन 1, तो x की वैल्यू निकाल लेते, y की वैल्यू, चलो बार बार x की निकाल रहे थे, इस बार y की निकाल लेते हैं। तो 3y बराबर 9 माइनस 2x, 2x को लेफ्ट राइट साइड ले गया, तो y बराबर क्या आएगा 9 माइनस 2x डिवाइडेड बाय 3, यही आएगा। अब क्या करते हैं, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, क्योंकि 1 में रख 1 से निकाले तो 2 पे रखेंगे, तो रखो 4x प्लस 6 9 माइनस 2x डिवाइडेड बाय 3 बराबर 18। तो ये आपको कटता हुआ दिख रहा होगा, 6 इंटू ये 2 आएगा, तो क्या आएगा 4x प्लस 2 इंटू 9 18 माइनस 4x बराबर 18, तो 4x कैंसिल, तो यहां से हमारे पास क्या आया 18 इज इक्वल टू 18, ये आया। अब देखिए कभी भी अगर आपके पास ऐसा स्टेटमेंट आए ना कि जो हमेशा ट्रू है, क्या 18 आपके 18 के बराबर होता है, हाँ हमेशा 18 के बराबर होता है। तो इस केस में हमारे पास क्या होगा, इस केस में हम ये बोलेंगे कि हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस। क्या आएगा, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, ये चीज आप लोग याद रखिए, कभी भी स्टेटमेंट अगर सही आ रहा है हमेशा तो उसको क्या बोलेंगे, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन। अब क्यों आया, इसका बहुत अच्छा रीजन है कि दोनों इक्वेशन सेम लिखा है। अगर आप यहां से 2 से बाहर निकाल लीजिए तो 2 बाहर आएगा, तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 18, 18 डिवाइडेड बाय 2 9, तो दोनों स्टेटमेंट क्या आ गया सेम। दैट्स वाई यहां से आंसर क्या आया हमारे पास, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो क्या आंसर होगा, बिकॉज टू इक्वेशंस आर सेम। ठीक है, तो ये हम लोगों का इसका रीजन हो गया। तो कभी भी अगर स्टेटमेंट ऐसा आए तो इसका मतलब क्या होगा हम लोगों का बताइए, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन। अगर
ट्रू इज इक्वल टू ट्रू आ जाए तो हम लोग क्या बोलेंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन बोला जाएगा। ये आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि सर भाई इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन का मतलब, पर इसने तो पूछा है कॉस्ट, तो कॉस्ट कैसे लिखें, तो इसका हम लोग आंसर लिखेंगे नो यूनिक कॉस्ट ऑफ पेन एंड इरेजर, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि कोई भी उसकी यूनिक वैल्यू नहीं है, वो कितने भी बाय करके आ जा रहा है, ठीक है। तो ये वाली चीज आपको यहां पे क्लियर हो जाएगा। तो आपको ये समझ में आ गया क्यों आया यहाँ पे नो यूनिक कॉस्ट ऑफ पेन एंड इरेजर, क्योंकि यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ रहा है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ रहा है, दैट्स व्हाई हम लोग ये बोलेंगे कि इसका कोई भी जो पेन एंड इरेजर है उसका कोई भी यूनिक कॉस्ट नहीं होगा। तो ये आपको हो गया क्वेश्चन नंबर ये क्लियर। अब बात करते हैं एग्जांपल नंबर 10 की। तो एग्जांपल नंबर 10 ले लेते हैं, आज के लेक्चर का लास्ट एग्जांपल। देखो कैसे इसको सॉल्व करते हैं, है ना। देखिए क्या क्वेश्चन है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 14। मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 x की वैल्यू निकाल लें, तो x बराबर क्या आएगा 4 माइनस 2y। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 रख दो भाई, तो 2 इंटू 4 माइनस 2y प्लस 4y इज इक्वल टू 14। तो क्या आएगा 2 इंटू 4 8 माइनस 4y प्लस 4y इज इक्वल टू 14। तो ये और ये कैंसिल, तो 8 इज इक्वल टू 14। क्या 8 14 के बराबर होता है क्या, नहीं, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो इस केस में हम लोग क्या बोलेंगे, कभी भी स्टेटमेंट फॉल्स आए तो उसको बोलेंगे नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अगर इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो x और y की कोई भी एक ऐसी वैल्यू नहीं आएगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा हो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, नो सॉल्यूशन मतलब क्या है, नो वैल्यू ऑफ x एंड y, anyway no value of x and y will satisfy both equation, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया, ठीक है। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि अगर हम लोग अलजेब्रिक तरीके से सॉल्व कर रहे हैं तो कैसे हमको पता चलेगा कि कौन से इक्वेशन में इनफाइनाइट आएगा, कौन से इक्वेशन में यूनिक आएगा और कौन से इक्वेशन में नो सॉल्यूशन आएगा। यूनिक वाले में तो डायरेक्टली सॉल्व होके x की वैल्यू आ जाएगी और y की वैल्यू आ जाएगी। अगर हमको x और y की वैल्यू पता चल जाएगी तो उसको हम लोग बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन। इनफाइनाइट के केस में क्या होगा, हमेशा सॉल्व करने के बाद दोनों इक्वेशन को या तो ऐसे आएगा 12 इज इक्वल टू 12 आ जाएगा, -3 इज इक्वल टू -3 आ जाएगा, 4 इज इक्वल टू 4 या 0 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अगर कभी ऐसी चीजें आ रही हैं तब आंसर क्या होगा, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। और अगर कभी सॉल्व करने के बाद अगर ऐसा है 4 इज इक्वल टू 3, 2 इज इक्वल टू -2, 4 इज इक्वल टू 7, तब हम लोग क्या बोलेंगे, नो सॉल्यूशन। तो आपने देखा कि एक में पूरा यूनिक आ रहा था, लास्ट एग्जांपल में ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ रहा था, और इसमें क्या हो गया हम लोगों का नो सॉल्यूशन आया, ठीक है। तो ये वाली चीज आपको भी क्लियर हो गई होगी। तो अगर हम लोग बात करते हैं तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, अलजेब्रिक मेथड में एक मेथड पढ़ा, कौन सा मेथड पढ़ा, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड को कैसे सॉल्व करते हैं उसका तरीका सीखा। क्या तरीका था कि दो इक्वेशन दे रखा रहेगा, किसी भी इक्वेशन में से एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करिए दूसरे वेरिएबल के टर्म में, जब वो वैल्यू फाइंड कर लें तो उसको क्या करिए, फिर जाके दूसरे इक्वेशन में रख दीजिए, सॉल्व करिए, वहां से जो भी वेरिएबल आपने जिस वेरिएबल में आपने बनाने की कोशिश की होगी उससे क्या आ जाएगा, हम लोगों का आंसर आ जाएगा। फिर हम लोग उसकी वैल्यू से दूसरा वेरिएबल भी फाइंड कर लेंगे। बेसिकली इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं, टू वेरिएबल से सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करते हैं। आपको दिख रहा होगा कि यहाँ ये दो वेरिएबल में था,
यहां से मैंने x निकाला, x वेरिएबल से यहां से आके मैंने क्या किया, सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करने की कोशिश की। ठीक है, तो ये आपका ये वाला पार्ट खत्म हुआ। नेक्स्ट होमवर्क इज कंप्लीट 3.3। ये आपको कंप्लीट करना है। 3.3 क्या करना है आप लोगों को नेक्स्ट इस लेक्चर के बाद कंप्लीट करना है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।